29 मार्च को अखिलेश यादव यहाँ एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। अब जयंत अखिलेश के साथ नहीं है तो अखिलेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चिंता जायज भी है। अब इस रैली में जो मौजूद रहने वाले लोग हैं इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। मौसम विभाग कह रहा है कि पश्चिमी यूपी में अगले कुछ दिनों में तेज हवाएं के साथ बारिश हो सकती है, मौसम ठंडा हो सकता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौसम जरूर ठंडा है, लेकिन राजनीति वहाँ की बहुत गर्म चल रही है। 29 मार्च को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वहाँ एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। रैली का नाम सामाजिक समानता, जैसा कि इन राजनीतिक रैलियों का नाम होता है, भाईचारा वगैरह है। लेकिन अगर आप जमीन पर उतर कर देखेंगे तो ये एक तरह से वहाँ का गुर्जर सम्मेलन है। इसकी बात हम करेंगे, लेकिन इससे पहले ही जिक्र कर दें कि अखिलेश यादव की इस रैली से पहले ही 28 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के सीएम योगी भी वहां मौजूद रहेंगे। और इससे पहले भी फरवरी के आखिरी हफ्ते में चलते हैं, जरा 1 महीने पहले, जब प्रधानमंत्री मोदी मेरठ से चलने वाली रैपिड रेल, जो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल सेवा जो पहली शुरू हुई है, उसका उद्घाटन कर चुके हैं। वहाँ एक जनसभा को संबोधित कर चुके हैं और जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय भी वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब अब हो सकता है कि साल भर से कम का भी समय बचा है, कब चुनाव की घोषणा हो जाए, तब अब सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। हम आते हैं अखिलेश यादव की रैली पर। अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक थोड़ी कमजोर कड़ी रहा है। कमजोर कड़ी इन मायनों में रहा है कि अखिलेश यादव जिस मुख्य समीकरण के सहारे, जिनके राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मुस्लिम यादव वोटों के सहारे एक बेस वोट समाजवादी पार्टी बनाती है और उसके बाद लोगों को जोड़ती है, अन्य समुदायों को, बिरादरियों को, और फिर उसी के सहारे ये तय होता है कि वो कैसा प्रदर्शन करेगी। तो अखिलेश यादव के जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में जो यादव बिरादरी है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्रमिक तौर पर घटती जाती है। और जैसे जैसे आप उत्तराखंड की तरफ बढ़ते जाएंगे, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, शामली और मुजफ्फरनगर में इनकी संख्या काफ़ी कम है। इतनी नहीं है जो चुनाव को निर्धारित कर सके या निर्णायक बना सके। थोड़ा अब जब आप आगे बढ़ते हैं बुलंदशहर के पास, तब फिर उनकी आबादी बढ़ना शुरू होती है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब आप मैनपुरी, फर्रुखाबाद और इस तरफ बढ़ते हैं तो फिर एक तरह से यादव लैंड ही शुरू हो जाता है। तो अब अखिलेश यादव को पश्चिम के इन जिलों में जो चुनौती है, जयंत चौधरी पिछली बार उनके साथ थे पिछले विधानसभा चुनाव में। उनकी जो चुनाव प्रचार के दौरान बहुत आपने देखी होंगी, पुराने विजुअल्स देखे होंगे, तमाम सारा किसान आंदोलन के बाद का वक्त था। जाटों और जयंत चौधरी के साथ के कारण उनकी सभाओं में बहुत भीड़ उमड़ी थी और कम से कम उन जिलों में जहां पर जयंत चौधरी और जाटों का प्रभाव है, वहां उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली थी। लेकिन उस सफलता को ये कहना कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा की सफलता थी, ऐसा नहीं था। अगर मेरठ मुजफ्फरनगर मंडल के बाहर आप बिजनौर के थोड़ा सा इधर जाते हैं, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था बरेली, अलीगढ़ और इस तरह के इलाकों में। अब जयंत अखिलेश के साथ नहीं है तो अखिलेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चिंता जायज भी है कि वहाँ मुस्लिम बेस वोट बैंक है। अगर फिलहाल आप देखें तो उसके अलावा फिर पार्टी कौन सा वोट जोड़ेगी। जयंत तो इस बार भाजपा के साथ है, ऐसा समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा ही रहा है। तो इस बार समाजवादी पार्टी क्या गुर्जर वोटों पर अलग से मंथन कर रही है? गुर्जर वोट समाजवादी पार्टी को पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार जो दादरी की रैली है उससे पहले भी समाजवादी पार्टी वहां पर बहुत सारे प्रयास कर चुकी है और 132 जिलों में वो छोटी छोटी चौपालें हो रही हैं। अगर आप वहाँ के स्थानीय अखबारों को, स्थानीय यूट्यूब चैनलों को देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की रणनीति ये है कि गुर्जरों की चौपालों के साथ साथ स्थानीय गुर्जर नेताओं की जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं और उसमें मुख्य बात ये कहलवाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो अखिलेश यादव की जो दादरी की रैली है, अगर आप उस पर नज़र रखेंगे तो इसकी तैयारी करने वालों में जो सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिनको टीवी पर आप बहुत देखते होंगे, राजकुमार भाटी, वो इसकी तैयारी में जुटे हैं। और इसमें जो मुख्य चेहरे मौजूद होंगे उसमें कैराना की सांसद इकरा हसन के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि मुस्लिम समुदाय से तो वो हैं ही हैं, प्लस गुर्जर राजनीति में वो खुद गुर्जर समुदाय से आती हैं और मुस्लिम गुर्जरों के साथ साथ हिंदू गुर्जरों में भी उनके परिवार की काफ़ी अहमियत रही है। तो अखिलेश गुर्जरों को साध रहे हैं। मेरठ में अतुल प्रधान, जो कि विधानसभा से लेकर हर जगह एक्टिव होते हैं और
प्रदीप भाटी, अतुल प्रधान और राजकुमार भाटी जैसे जो गाजियाबाद, नोएडा के आसपास के इलाकों के ज़िले हैं, वहाँ उन्हें चौपालों की जिम्मेदारी दी गई है। और पार्टी के लोग ये बताते हैं कि ये लोग 65 चौपाल तो कर भी चुके। तो अखिलेश क्या गुर्जरों और मुसलमानों के साथ ये समीकरण साधेंगे? अखिलेश के पास जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर उत्साह और रणनीति दोनों है, वो उसका आधार फिलहाल अगर कहा जाए तो वो शायद है 2024 का लोकसभा चुनाव। उस चुनाव में भी तो जयंत अखिलेश के साथ नहीं थे, विधानसभा चुनाव में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये साथ छोड़ दिया था। और अगर आप उन पूरे इलाके के लोकसभा चुनाव का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर मुजफ्फरनगर जैसी जाट बहुल सीट, जहाँ पर एक बड़े जाट नेता भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान, पूर्व मंत्री, और मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका कद खासा बढ़ा था, वो वहाँ के एक पुराने जाट दिग्गज हरेंद्र मलिक से चुनाव हार गए। मेरठ का चुनाव, जो कि मेरठ बहुत पारंपरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की संसदीय सीट रही है और अपने खराब दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी मेरठ की सीट जीत लिया करती थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए नाको चने चबाना पड़ा और बंबई से आए राम की भूमिका अदा कर चुके अरुण गोविल जैसे तैसे चुनाव जीत पाए आखिरी राउंड में। और ऐसा लग रहा था कि कहीं वो चुनाव हार जाएंगे। सपाइयों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनको इधर उधर करके हराया है। खैर, दूसरी सीटों पर भी सपा और भाजपा और जयंत के समीकरण का फायदा ऐसा लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के इन जिलों में तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी छा जाएगी, लेकिन अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत के जाने का फायदा जयंत की पार्टी को तो मिला। उनको 2 सीटें मिली थी और दोनों सीटों पर उनके सांसद जीत गए। एक बागपत में राजकुमार सांगवान जीत गए, दूसरे एक पुराने गुर्जर नेता थे संजय चौहान, उनके बेटे भी चंदन चौहान जो पहले विधायक थे, बाद में सांसदी का चुनाव भी जीत गए। लेकिन मुजफ्फरनगर जैसी सीटों पर यह नहीं कहा जा सकता कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जाटों का वोट मिले बगैर ये सफलता मिल गई, वो भी संजीव बालियान जैसे कद्दावर आदमी के साथ सामने। तो अब आते हैं जाट सियासत पर। अखिलेश पूरी तरह गुर्जरों पर केंद्रित हैं, तो क्या उन्होंने ये मान लिया है कि जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद जाट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला जाएगा? 2024 के चुनाव नतीजे तो ये नहीं कहते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय में भारतीय जनता पार्टी के प्रति 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में जो प्रेम पनपा था, उसके बाद किसान आंदोलन के बाद जो राकेश टिकैत वाला प्रकरण हुआ था, उसने थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी से जाटों की एक दूरी तो मेंटेन की ही है। और राकेश टिकैत, वो भी एक जाट सेंटर हैं, वो भी अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ बयान देते हैं। तो ऐसा भी अखिलेश ने मान लिया है कि जाट वोट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और जयंत के खेमे जाएगा? ऐसा भी नहीं लगता है। पार्टी के अंदर रणनीति बनाने वाले लोग कहते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा गया है कि जहां पर जयंत के कैंडिडेट लड़ रहे हैं या जहां पर जयंत से जाटों का प्रेम है, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, वहां तो जाट रालोद को वोट करेंगे या रालोद के गठबंधन वाली पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन इसके अलावा जहां पर अखिलेश यादव अगर जाट प्रत्याशियों को उतारेंगे तो उनको भी समर्थन मिल सकता है। समाजवादी पार्टी इस रणनीति पर काम कर रही है। गुर्जरों की भी वोटिंग पैटर्न करीब करीब ऐसा ही रहा है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का बाद क्या जाट, क्या गुर्जर, क्या कश्यप, क्या पाल, क्या सैनी, वो एक तरह के ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव कुछ इस तरह से हुए कि उसमें वोटिंग परसेंट ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर संसदीय चुनाव जीतने वाले लोगों को 50% से ज़्यादा या उसके आसपास मत मिले थे। तो यानी कि उनको सभी समुदायों ने वोट दिया था, केवल मुस्लिम समुदाय को छोड़कर। लेकिन 2024 के चुनाव में ये फिर आता है कि जातियों के आधार पर वोटिंग पैटर्न फिर से शुरू हुए, और जैसे कि जयंत के दोनों प्रत्याशी जीत गए, लेकिन जयंत उन जाट वोटों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं ट्रांसफर करा पाए। उन्होंने हरेंद्र मलिक, एक खेमे ने हरेंद्र मलिक के साथ जाना भी उचित समझा। अब इस रैली में जो मौजूद रहने वाले लोग हैं, इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि राजकुमार भाटी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, सामाजिक न्याय की वाली बात तो बहुत करते हैं, लेकिन वो कोई बहुत जनाधार वाले नेता हैं या गुर्जर समुदाय में उनकी वैसी अपील है, वैसा नहीं है। अखिलेश की रणनीति पर सवाल भी उठ रहे हैं कि मुलायम सिंह के समय भी तो परिस्थितियां करीब करीब ऐसी ही थी, यादव बिरादरी वहां तब भी नहीं होती थी, लेकिन मुलायम सिंह गुर्जर वोटों को, जाट वोटों को एक तरह से कैसे मैनेज करते थे? अब इकरा हसन के पिता मुनव्वर हसन, जो कि इस इलाके के एक बड़े गुर्जर नेता हुआ करते थे, और ये कहा जाता है कि ये मुलायम सिंह की राजनीति में फ्री हैंड देने की
बहुत कला थी। मुनव्वर हसन को पूरे इलाके के लोग मानते थे कि ये गुर्जरों के नेता हैं और उनका एक खासा प्रभाव हुआ करता था। इकरा सांसद हैं और काफ़ी सक्रिय हैं, लोकप्रिय हैं, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो अपने पिता के कद के बराबर पहुंच चुकी हैं। समाजवादी पार्टी ने और भी तमाम नाम ट्राई किए थे, मुखिया गुर्जर, राजकुमार भाटी इस रैली को कर ही रहे हैं और तमाम सारे चेहरे थे उनके पास, जैसे सुरेंद्र नागर, मलूक नागर, लेकिन वो सब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए। कोई राज्यसभा एमपी बन गया, कोई यहाँ एमएलसी बन गया और गुर्जरों की एक अलग दूसरी पॉलिटिक्स भी है। गाजियाबाद के एक विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं, वो पूरी तरह से हिंदूवादी राजनीति करते हैं। गुर्जरों के फोल्ड में जो पिछड़ा सामाजिक न्याय के तहत लेने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश, क्या नंद किशोर गुर्जर वाली जो राजनीति है, जगह जगह वो दौड़ाते हैं गौ तस्करों के ट्रक के नाम पर, यहाँ तक कि प्रदेश सरकार और अधिकारियों पर भी आरोप लगा देते हैं। तो इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने भी सक्रिय किया है। अब अंत में ये समीकरण बैठेगा किस कदर? समीकरण इस आधार पर बैठेगा कि चाहे जाट हो या गुर्जर, इनके वोटिंग पैटर्न कौन अपने ब्रैकेट में इनको कितना सेट कर सकता है। अगर कई सारे चुनावों का अध्ययन करें तो ऐसा भी नहीं होगा। केवल 2014 के लोकसभा चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत बार इन पार्टियों का, इन जातियों का समुदाय वोटिंग पैटर्न कुछ इस तरह से होता है कि वो अपनी बिरादरी के प्रत्याशी जहां होते हैं वहां तो वोट कर देते हैं, उसके बाद चयन करते हैं। अभी तक जो एक चीज़ दिख रही है उसमें यह है कि अगर गुर्जर कैंडिडेट है तो गुर्जर कैंडिडेट को वोट कर दिया, और गुर्जर कैंडिडेट नहीं है तो फिलहाल पिछले 2-3-4 चुनाव से बाय डिफ़ॉल्ट वो बीजेपी की तरफ झुक जाते थे। अखिलेश इस झुकाव को कितना कम कर पाएंगे, जाटों के भी, गुर्जरों के भी, ये देखने वाली बात होगी। रैलियों के अलावा जो चौपालें हो रही हैं, स्थानीय स्तर पर जो उनके सम्मेलन कराए जा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर असर करेंगे। लेकिन टिकट वितरण और ये नाराजगी को अंत तक कायम रखना, प्रदेश सरकार कुछ मंत्रिमंडल विस्तार वगैरह करने जा रही है, उसमें चर्चा है कि हो सकता है कि एक गुर्जर को भी मंत्री बनाया जाए। फिलहाल सुमेंद्र तोमर इस समय महामंत्री हैं, कई सारे नाम चल रहे हैं अशोक कटारिया के और दूसरे लोगों के भी। तो भारतीय जनता पार्टी भी इसकी काट ढूंढ रही है। तो अखिलेश गुर्जर समुदाय में एक जो नाराज़गी है और जो संगठन के जरिए जो उनके वो सम्मेलन और ज़मीन पर काम कर रहे हैं, उसको बरकरार रखने की चुनौती है। देखते हैं अखिलेश का ये जो गुर्जर मेला है दादरी वाला, ये कितना रंग लाएगा, भारतीय जनता पार्टी इसकी काट में क्या करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।